आज हम कल के टॉपिक से आगे बढ़ते हैं, जिसमें समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की कहानी चल रही थी कि अमेरिकी वर्चस्व किस तरह कायम हुआ। तो कल हमने जो पढ़ा था वो खाड़ी युद्ध पढ़ा, उसमें देखा कि किस तरह मतलब कोई एक दिन में ऐसी पृष्ठभूमि नहीं बनी कि अमेरिका ताकतवर बन गया हो। इसी बीच में एक और घटना घटी जिसको हम कहते हैं 9/11 आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही अमेरिका के व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया और अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ा कर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा गया। इस हमले में लगभग 3,000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकियों के लिए दिल दहलाने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1914 और 1941 की घटनाओं से की। 1814, 1941। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहां तक जान माल की हानि का सवाल है तो अमेरिकी ज़मीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिकी 1976 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति HW बुश के पुत्र। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और उन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम भी उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी लोगों के खिलाफ था जिन्होंने 9/11 पर जिन पर शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया। मतलब ये कि अमेरिका ने जिसने भी अमेरिका के ऊपर हमला किया, अमेरिका ने उससे पूरा बदला लेने का प्रयास किया और अपनी दादागिरी को, वर्चस्व को कायम रखा। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। जिन लोगों को गिरफ्तार किया, वहाँ की सरकार को कोई सूचना नहीं दी गई और जिन लोगों को पकड़ा गया उन्हें अलग अलग देशों में भेजा गया, खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो में बे है। कुछ बंदियों को वहाँ रखा गया और अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा प्राप्त और ना ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की, मतलब उन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नहीं पकड़ा गया, बल्कि ज़बरदस्ती अमेरिका ने दादागिरी के तहत उनको पकड़ करके बंद रखा। इसी बीच अमेरिका ने 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर हमला कर दिया। अमेरिकी अगुवाई वाले कोऑलिशन ऑफ विलिंग्स में 40 से ज़्यादा देश शामिल थे। मतलब अमेरिका की सेना में 40 से ज़्यादा देशों की सेनाएं शामिल थीं। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर हमले की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अमेरिका ने ज़बरदस्ती उस पर हमला किया और यहीं से उसका ये वर्चस्व दिखता है कि वो अपने स्वार्थ के आगे संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अंगूठा दिखा देता है। इराक में सामूहिक नरसंहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण भी नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके मकसद कुछ और थे। मतलब अमेरिका का मकसद इराक को तबाह करना था, जैसे वहाँ के तेल के भंडारों पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज़ में ही जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा।
अमेरिका के लगभग 3000 सैनिक इस युद्ध में मरे, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में मारे गए। एक अनुमान है कि लगभग 50,000 नागरिक भी मारे गए इराक के। अब यह बात बड़े व्यापक रूप में मानी जाने लगी कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। मतलब अमेरिका ने जिस उद्देश्य के लिए इराक पर हमला किया था, भले ही वो उस उद्देश्य में सफल हो गया हो, जैसे उसके तेल भंडारों पर कब्जा करना और अपने मनपसंद सरकार बनवाना, लेकिन अगर देखें हम तो उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ। इसी कारण आज हम विश्व की राजनीति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगला हेडिंग हमारा क्या होता है वर्चस्व। राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाना और कायम रखना चाहता है। हम रोज़ाना बात करते हैं कि फला आदमी ताकतवर होता जा रहा है या ताकतवर बनने पर तुला हुआ है। विश्व राजनीति में भी विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने को लगातार कोशिश करते हैं। यह ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। इसी कारण हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हम विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। जैसे शीत युद्ध के समय 1945 से लेकर 91 के बीच दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन दो गुटों अलग अलग केंद्रों में के अगुआ थे। एक गुट का नेता अमेरिका और एक का सोवियत संघ। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति आज अमेरिका बचा हुआ है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो उसे वर्चस्व शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज़्यादा उचित होगा। अगर हम देखें तो सैन्य शक्ति के रूप में वर्चस्व की बात करें तो इसकी शुरुआत प्राचीन यूनान में है। इस शब्द से हेगेमनी शब्द है जो वो प्राचीन यूनान से लिया गया। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। क्योंकि शुरुआती दौर के वही राज्य थे यूनान जैसे। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। एथेंस वहाँ का एक ताकतवर राज्य था। वहाँ से शुरुआत हुई हेगेमनी शब्द की। इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध है राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तौल में है। माने सैन्य ताकत में कौन बड़ा है, इसका मतलब यही शब्द आज अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। अब हम वहीं आते हैं जहां हमने कहानी की शुरुआत की थी, आयशा की, जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती रही। यही है वह सैन्य वर्चस्व जिसने उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर पंगु बना दिया। तो इस प्रकार हम देखें तो अमेरिका की जो मौजूदा ताकत की रीढ़ है उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है। अनूठी इस शर्त में है कि आज अमेरिका अपने सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है उसके पास। अपनी सेना को युद्धभूमि से अधिकतम दूरी पर संरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। मतलब यह है कि उसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के हथियार हैं कि उसकी सेना आमने सामने कम लड़े और हथियारों का इस्तेमाल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो युद्ध को जीत सकता है। अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह है, लेकिन इससे भी ज़्यादा विस्मयकारी तथ्य है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पासंग के बराबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। मतलब अपनी सेना को बढ़ाने के लिए लगातार उस पर वो पैसे खर्च करता है।
इससे कहीं ज़्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए कहते हैं पेंटागन का भी अपना एक बजट है। एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान पर खर्च होता है, विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका के कुल सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय ही नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुईं। अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ। बहरहाल अमेरिका की कमजोरी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों जीतने, अपराध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए किया। इराक के उदाहरण से स्पष्ट है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। इसी तरह अवरुद्ध करने और दंड देने की उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध है। अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ इस बात में जाहिर हुई है वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया। माने जहाँ उसने कब्जा किया वहाँ के लोग उससे कानून व्यवस्था से खुश नहीं हैं। वर्चस्व की बात और करें तो वर्चस्व का दूसरा अर्थ है पहले अर्थ में बहुत अलग। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की खास समझ से है। इस समझ की बुनियादी धारणा है वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए और बरकरार रखे। ऐसे देश के लिए ज़रूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा भी हो। वर्चस्व का इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका में मिलती है। मतलब ये कि सार्वजनिक वस्तुओं से आशय है कि ऐसी चीज़ों से है जिसका उपयोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापारिक मार्ग, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है। मतलब समुद्र भले ही आपके देश के पास से गुजर रहे लेकिन उन पर नियम तय कौन कर रहा है? अमेरिका। यहाँ पर भी उसका दबदबा कायम दिखता है। इससे हम कह सकते हैं कि अमेरिका वर्चस्व की जो हमने बात की थी वो यहाँ भी हमें दिखाई देता है। दूसरे विश्व युद्ध के पहले जहाँ समुद्री ताकत के रूप में ब्रिटिश नौसेना का जोर था अब वो घट गया। अब यही भूमिका कौन निभा रहा है इस समय? अमेरिकी नौसेना निभाती है, जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। आज बस यहीं तक करते हैं, इसके आगे कल देखेंगे।